Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the fifth lecture of our series of Limitation Act. अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम सेक्शन 11 तक क्लियरली पढ़ चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो गो एंड चेक देम आउट. अब आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन 12, 13 एंड 14. सेक्शन 12 से आपका पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है. पार्ट 3 इज अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि शेड्यूल में प्रिस्क्राइब किया गया है, उस टाइम पीरियड को किस तरह से कंप्यूट किया जाना है, किस तरह से उसे कैलकुलेट किया जाना है, ये बात हमें पार्ट 3 बताता है. बात करेंगे सेक्शन 12 के बारे में. सेक्शन 12 इज एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स. यदि आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व्ड हैं तो किस तरह से उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा. सबसेक्शन 1, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन. देखिए यहाँ पे मार्क कीजिए कि ये सेक्शन सबसेक्शन 1 अप्लाइज टू सूट, अपील और एप्लीकेशन. इन तीनों चीज़ों के ऊपर सबसेक्शन 1 आपका अप्लाई होता है. द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉग्न्ड शैल बी एक्सक्लूडेड. वो दिन जिस दिन से आपका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाना है, उस दिन में ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. देखिए इलस्ट्रेशन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज ए का कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है अगेंस्ट बी ऑन 20th May 2021 एंड ए के पास 30 डेज़ का लिमिटेशन पीरियड है कि वो 30 डेज़ में अपना ये सूट, अपील या एप्लीकेशन जो भी उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसे फाइल कर सकता है विद इन 30 डेज़. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये 30 डेज़ का टाइम पीरियड है, ये कब से कैलकुलेट किया जाएगा. वेदर इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 20th May. तो द आंसर इज नो, इट विल बी काउंटेड फ्रॉम द नेक्स्ट डे. यानी कि 29th May से ये 30 डेज़ शुरू होंगे. जैसा कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ. अब बात करेंगे अबाउट सबसेक्शन 2, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन. सबसेक्शन 2 अप्लाइज टू अपील और एप्लीकेशन. फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट. कोई अपील आप करना चाहते हैं या किसी भी जजमेंट या डिक्री के अगेंस्ट आप रिवीजन या रिव्यू करना चाहते हैं या कोई अपील करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में टाइम पीरियड किस तरह से कैलकुलेट होगा. तो सब सेक्शन 2 ये बताता है कि वो टाइम पीरियड जो कि आपको लगा इन ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर, इट शैल बी एक्सक्लूडेड. उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि सपोज ए का कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था बी के अगेंस्ट एंड ए ने क्या किया था, एक रेगुलर सूट फाइल किया था. ओके अब कोर्ट ने क्या किया, अपना जजमेंट डिलीवर किया ऑन 20th May 2021 एंड जजमेंट जो है वो ए के फेवर में दिया गया. अब बी जो है वो इस जजमेंट से एग्रीव्ड है और वो अपील करना चाहता है एंड
बी ने क्या किया, 20th मई को ही, जिस दिन कोर्ट ने जजमेंट दिया उस दिन बी ने क्या करा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि मुझे जजमेंट की कॉपी चाहिए। ओके, कि मुझे जजमेंट की कॉपी चाहिए बिकॉज मैं अपील करना चाहता हूँ। बट उसे जजमेंट की कॉपी मिली ऑन 20th जून 2021। तो जो ये टाइम पीरियड है 20th मई से 20th जून का, जो ये टाइम गैप है, जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सपोज़ बी के पास अपील करने के लिए 30 डेज़ का टाइम पीरियड था, तो जो ये 30 डेज़ हैं ये कैलकुलेट किए जाएंगे फ्रॉम 20th जून, उस दिन से जिस दिन बी के पास जजमेंट की कॉपी आ गई। ओके, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है जो उसको लगा, ये तो उसमें इसकी गलती कोई नहीं थी। आप अगर जनरली सोचें तो बी की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। बी ने एप्लीकेशन लगा दी थी और उसको जो है जजमेंट की कॉपी 1 महीने बाद मिली। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसका ये राइट छीन लें कि वो अगर हम इस डे को एक्सक्लूड ना करें, मतलब जो 20th मई से 20th जून का जो टाइम गैप है, अगर इसको हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं तो बी के जो 30 डेज़ हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, तो बी का अपील का राइट भी ख़त्म हो जाएगा। बट इसीलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सबसेक्शन 2 ये बात कहता है कि इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट सबसेक्शन 3, वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy of judgment shall also be excluded. This is much similar to subsection 2. बस वहाँ पर हमने जजमेंट टर्म के बारे में पढ़ा एंड यहाँ पर थोड़ा और वाइड करके इसको डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी डिक्री या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, और वेयर एन एप्लीकेशन इज़ मेड फॉर लीव टू अपील, या आपने कोई एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो कि कोर्ट के द्वारा लिया गया जजमेंट की कॉपी आपको प्रोवाइड करने के लिए। सबसेक्शन 4 भी यही कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, यहाँ पर अवार्ड से बारे में ये बात कर रहे हैं अबाउट सम ट्रिब्यूनल्स वगैरह के बारे में। ठीक है, कि अगर कोई इस तरह से अवार्ड पास किया गया है देन ऑल्सो जो टाइम पीरियड है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देखिए, सेक्शन 12 का जो मेन एसेंस है वो बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी और उसके बाद कोर्ट ने थोड़ा बहुत टाइम लिया आपको जजमेंट की कॉपी डिलीवर करने में, तो जो भी टाइम लिया गया है उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर एनी टाइम विच इज़ टेकन बाय कोर्ट। देखिए, यहाँ पर यही बात आ गई कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई टाइम पीरियड लिया गया है तो उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन कब? जब आपके द्वारा एप्लीकेशन लगा दी गई हो। मतलब ये भी ज़रूरी है कि आपने सही समय पर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी हो कि हमें इस जजमेंट क्या डिक्री की कॉपी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज मेड। यानी कि अब देखिए, याद करें कि सीपीसी में जब हम पढ़ते हैं अबाउट पॉपर सूट्स एंड अपील एज अ पॉपर, तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से इंडिजेंट के रूप में कोई सूट फाइल करना चाहता है या कोई अपील लाना चाहता है,
तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को पहले कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगानी होगी कि मैं इंडिजेंट हूँ। जब कोर्ट उस एप्लीकेशन के बेसिस पे इस कंक्लूजन पे पहुँचेगा कि हाँ आप वाकई रियली आप इंडिजेंट हैं, तब आपको अलाउ किया जाएगा कि ठीक है आप इंडिजेंट के रूप में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो सेक्शन 13 यही बात करता है कि आपने क्या किया, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि मुझे ये परमिशन दी जाए कि मैं इंडिजेंट के रूप में अपना ये सूट या अपनी ये अपील इंस्टीट्यूट कर सकूं। बट सपोज़ कोर्ट आपकी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी ये टाइम पीरियड है कि आपने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, इसमें कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो लगा होगा। तो जो भी ये टाइम पीरियड है जो कि आपके द्वारा गुड फेथ में बोनाफाइडली आपके द्वारा खर्च किया गया, इस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, सो मैंने जो अभी तक आपको बताया, दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्शन 13। अगर हम लैंग्वेज पढ़ें तो यही लिखा है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made। आपने कोई एप्लीकेशन लगाई कि आपको पॉपर के रूप में सूट इंस्टीट्यूट करना है या अपील करनी है, और आपकी वो एप्लीकेशन क्या होती है, कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ, ये देखिए यहाँ पे मार्क करें कि गुड फेथ में, ये ज़रूरी है कि आपने वो एप्लीकेशन गुड फेथ में लगाई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जानते थे कि आप इंडिजेंट नहीं हैं, फिर भी आप बिना बात कोर्ट का टाइम ख़राब कर रहे हैं और एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो गुड फेथ में आपने इस तरह की कोई एप्लीकेशन लगाई, बट आपकी एप्लीकेशन कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई, तो जो टाइम पीरियड है जो इस सब प्रोसीजर में लगा, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड द कोर्ट में ऑन द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच सूट और अपील ट्रीट द सूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फी हैज़ बीन पेड इन फर्स्ट इंस्टांस। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यही मानेगा कि जैसे कि समझो कि जिस समय आपने एप्लीकेशन लगाई थी उसी समय आपने कोर्ट फ़ी भी प्रॉपरली पे कर दी थी, एंड आपका जो सूट है उसको एक रेगुलर सूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, अब देखिए हमने पूरा ये सेक्शन पढ़ लिया, तो इस सेक्शन को पढ़ते समय आपके माइंड में साथ साथ सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो भी माइंड में घूमते रहने चाहिए कि इंडिजेंट सूट के बारे में किस ऑर्डर में बात की गई है एंड अपील एज एन इंडिजेंट के बारे में कहाँ बात की गई है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। देखिए मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। सपोज़ आप किसी कोर्ट में गए एंड आपको गुड फेथ में लगता था कि हाँ मेरा जो ये सूट है या जो मेरी अपील है या रिवीजन है, जो भी मेरी ये प्रोसीडिंग्स हैं, उसको डील करने के लिए मुझे इसी कोर्ट में जाना चाहिए, इस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है मेरे इस मैटर को ट्रीट करने के लिए। ओके, बट बाद में क्या होता है, आपको या तो पता चलता है या कोर्ट को पता चलता है कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी टाइम पीरियड लगा, सपोज़ आपने आज जो है किसी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करी एंड 10 दिन बाद कोर्ट को ये बात पता चलती है कि कोर्ट का तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी ये टाइम पीरियड है, जो ये 10 डेज़ हैं जिसके बाद कोर्ट को पता चला कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था एंड इसीलिए कोर्ट आपके उस मैटर को डिसाइड नहीं कर सकता, तो जो ये टाइम पीरियड है जो बोनाफाइड
आपके द्वारा खर्च किया गया इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए एंड बी। ए ने क्या किया, कोई सूट, अपील या रिवीजन फाइल किया अगेंस्ट बी ऑन 20th May 2021 इन कोर्ट एक्स। सपोज कीजिए कि ए ने कोर्ट एक्स में जाकर के इस सूट, अपील या रिवीजन को फाइल किया। एंड यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ए ने जो ये प्रोसीडिंग्स की ये बोनाफाइड की, मीन्स ए को सच में गुड फेथ में ऐसा लगता था कि हाँ इस कोर्ट का ही ज्यूरिसडिक्शन है एंड मुझे एक्स कोर्ट में ही जाना चाहिए। बट क्या होता है, 20th जून को या तो ए को ये बात पता चलती है या कोर्ट को ये बात पता चलती है कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये 20th मई से 20th जून तक का जो ये टाइम पीरियड है, जो कि बोनाफाइडली ए के द्वारा खर्च किया गया, इस टाइम पीरियड को कोर्ट एक्सक्लूड कर देगा। व्हेनेवर ए जो है किसी प्रॉपर कोर्ट में जाता है, जिस कोर्ट का सच में ज्यूरिसडिक्शन था, जहाँ उसको सच में सही तरीके से जाना चाहिए था, जब वो उस कोर्ट में जाएगा तो वो कोर्ट अगर लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करेगा तो इस वाला जो ये जो 1 मंथ का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को वो कोर्ट एक्सक्लूड कर देगा, इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ओके, सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन the time during which the applicant has been prosecuting with due diligence in another civil proceedings। mark these words कि ये केवल अप्लाई होता है सिविल प्रोसीडिंग्स पर। और यहाँ पर बात की गई है अबाउट एप्लीकेशन कि यदि आपने कोई एप्लीकेशन लगाई बोनाफाइडली, किसी सिविल प्रोसीडिंग्स को आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं किसी कोर्ट में, बाकी सब बातें सेम है कि गुड फेथ में आप कर रहे हैं एंड कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको केवल 2 बातें याद रखनी है कि सबसेक्शन 2 जो है वो अप्लाई होता है टू एनी एप्लीकेशन एंड टू द सिविल प्रोसीडिंग्स, कि यदि आप किसी सिविल प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट करते हैं या कोई एप्लीकेशन लेकर के आते हैं इन गुड फेथ। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 ऑफ CPC, ऑर्डर 23 रूल 2, जहाँ पर बात की गई है अबाउट विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सूट्स के बारे में। ऑर्डर 23 बेसिकली बात करता है, तो जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 23 रूल 2 के वो भी यहाँ पर रेलेवेंट हैं। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन द परमिशन ग्रांटेड बाय कोर्ट अंडर रूल 1 वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड दैट फर्स्ट सूट मस्ट फेल। तो यहाँ पर भी सिंपल यही बात की गई है कि अगर जो आपका फर्स्ट सूट है वो फेल हो जाता है बाय द रीज़न ऑफ डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, जिस वजह से आपका जो सूट था वो फेल हो जाता है, या किसी इसी तरह के रीज़न की वजह से सूट फेल हो जाता है, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा एंड कोर्ट आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी उस प्रोसीडिंग को विड्रॉ कर सकते हैं एंड उसके बाद आप प्रॉपरली जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सच में है, आप उस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच a former civil proceeding was pending, the day on which the proceeding was instituted
and the day on which it ended shall both be counted। जहाँ की हमने सेक्शन 12 में बात की थी कि डे को एक्सक्लूड किया जाएगा, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब आप उन डेज को गिनेंगे जिन्हें एक्सक्लूड किया जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस दिन प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की गई एंड जिस दिन वो प्रोसीडिंग्स एंड हुई, उन दोनों डेज को भी गिना जाएगा। सपोज जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि 20 मई को वो प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की गई एंड 20 जून को प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई, तो ये जो दोनों दिन हैं, 20 मई का जो दिन है और 20 जून का जो ये दिन है, इन दोनों डेज को भी काउंट किया जाएगा। ओके, नाउ पॉइंट बी, दैट इज अ plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding। अगर कोई प्लेंटिफ या एप्लीकेंट किसी अपील को रेजिस्ट करता है तो उसे भी माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग्स ही इंस्टीट्यूट कर रहा है। मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द कॉजेज ऑफ लाइक नेचर विद द डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। यदि पार्टीज का मिसजॉइंडर होता है या कॉज ऑफ एक्शन का मिसजॉइंडर होता है, देन इट शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। माना जाएगा कि ये भी ज्यूरिसडिक्शन में किसी न किसी प्रकार की कमी को दर्शाते हैं, कि कोई डिफेक्ट है ज्यूरिसडिक्शन में। ओके, सो हेयर सेक्शन 12, 13 एंड 14 एंड द वीडियो कम्स टू एन एंड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for more such updates and more videos।